और चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। आइए आज हम इसके बारे में नोट्स पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक है मनी एज अ मीडियम। पैसा क्या है? सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए या मार्केटिंग की फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए या हमारे दैनिक जीवन को मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो किस तरीके से पैसे की रिक्वायरमेंट पहले थी, कैसा पैसा पहले यूज किया जाता था और समय अनुसार किस तरीके के परिवर्तन हुए, हम यहाँ देखेंगे। टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी क्या होता है? लेन देन करना या आदान प्रदान करना। पहली पॉइंट है कि द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। पैसे की जो उपयोग है वो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में बहुत बड़ा योगदान देता है, या पैसा जो है हमारे डेली रूटीन के जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम उसी के माध्यम से अपनी दैनिक जीवन को मेंटेन कर पाते हैं, या कोई भी ग्रोसरी खरीदना हो या मेडिसिन लेना हो या सोसाइटी की कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो सब पैसे के ही माध्यम से पूरी हो पाती है। तो मनी जो है हमारे जीवन में बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट है, इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। हम वस्तुओं की खरीद बिक्री पैसे के ही सहयोग से कर पाते हैं। एक तो वो इंटरकनेक्शन हो गया मार्केट से कि गुड्स के प्लेस पे ही गुड्स को एक्सचेंज किया जाए, वह एक अलग तरीका हो गया। लेकिन हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब पैसे के ही माध्यम से पूरी हो पाती है। हम अपने घरों में जो कुछ भी ग्रोसरी आइटम खरीद के लाते हैं, अपने दैनिक जीवन की जरूरत की चीज़ों को, जितनी भी जरूरत की चीज़ें जिन्हें हम खरीदते हैं वो सब पैसे के ही माध्यम से मेंटेन किया जाता है। तो पैसा हमारे दैनिक कार्यों को करने के लिए अहम भूमिका निभाता है और उसी के माध्यम से हमारी जरूरतें जो है पूरी हो पाती हैं। अगली पॉइंट है, एवरीवन प्रीफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दैट दे वांट। हर एक व्यक्ति क्या करता है? पेमेंट प्राप्त करता है। रिसीव क्या करता है? पेमेंट। और पेमेंट के रूप में क्या आता है? मनी। और उस मनी के माध्यम से उन सभी चीजों की खरीद बिक्री की जाती है। एक्सचेंज द थिंग्स, एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स। जो वस्तु हमें जरूरत होती है, जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे डेली रूटीन में, हम उसको खरीदते हैं पैसे के ही माध्यम से और उससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। हर एक व्यक्ति क्या करता है? जॉब करता है। जॉब करने के बाद उसे पेमेंट मिलती है और पेमेंट जो है मनी के रूप में प्राप्त होता है और उस मनी के माध्यम से हम अपनी जरूरत की चीज़ों की खरीद बिक्री करते हैं जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता है, हम उस चीज़ों की पूर्ति करते हैं। फिर एग्जाम्पल के रूप में, इफ शू मेकर वांट्स टू बाय व्हीट देन ही विल सोल्ड हिज शूज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर दैट ही विल परचेज द व्हीट विद द हेल्प ऑफ मनी। जैसे एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है, उसको क्या करना है? गेहूं खरीदनी है। क्यों? क्योंकि जो छोटा हो या बड़ा, समाज के वो छोटे लोग हो या बड़े लोग, सबकी जरूरत है किस चीज की? ग्रेन्स की, सीरियल्स की। जो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता है वो हम दूसरे व्यक्तियों से खरीदते हैं। तो एक जूता बनाने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है? उसको व्हीट परचेज करना है, गेहूं खरीदना है। तो क्या करेगा? पहले वो अपनी बनाई हुई वस्तु को क्या करेगा? बेचेगा। सबसे पहले जो उसने जूता बनाया है उसको क्या करेगा? मार्केट में बेचेगा और उससे जो पैसा प्राप्त होगा उसके माध्यम से क्या करेगा? व्हीट की परचेज करेगा। ऐसा तो नहीं ना है कि वो जूते के जगह पे ही क्या कर दे रहा है? जूता ले लो और गेहूं दे दो। ये भी एक तरीका है। गांव वगैरह में क्या होता है? आइसक्रीम वाला आता है, क्या करता है? मक्का ले लेता है, गेहूं ले लेता है, चावल ले लेता है और उसके जगह पे आइसक्रीम भी दे के चला जाएगा, वाटरमेलन भी दे के चला जाएगा। इस तरीके की भी खरीदारी लोग करते हैं। लेकिन मैक्सिमम यूज किस चीज का होता है? पैसे का होता है। आप अपनी प्रोडक्ट को क्या करें? मार्केट में सोल्ड कर दें और सोल्ड करने के बाद जो उससे पैसा ऑब्टेन होगा उसके माध्यम से आप ग्रोसरी आइटम्स जो है खरीद सकते हैं, अपनी जरूरत की चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। और यही कंडीशन पूरे देश में चलता है। तो सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट है?
मोची क्या करेगा, जूता बनाएगा, जूता बना के मार्केट में बेचेगा और उसे जो पैसा प्राप्त होगा वो उसके माध्यम से वीट खरीदेगा और अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति करता है, क्योंकि सब लोग खेती का कार्य जो है नहीं करते हैं। सबके घरों पे सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस थोड़ी जो हो रहे हैं या बनाए थोड़ी जो जा रहे हैं, सब लोग क्या करते हैं, मार्केट से ही खरीद के अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इन सभी कार्यों में पैसा जो है सक्रिय भूमिका निभाता है और उसी के माध्यम से वस्तुओं का एक्सचेंजमेंट होता है, यानी आदान प्रदान जो है पैसे के ही सहयोग से हो पाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कह रहा है प्रोसेस इन विच without the use of money goods are directly changed as per their need are called double coincidence of wants। अभी जो मैंने बात बताई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, जहां पे हमें वस्तुओं की लेन देन बस की जाए। हमें जो जरूरत है, हमारे पास गेहूं है और हमें चावल की आवश्यकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है, हमें चावल की आवश्यकता है, तो वहां पे हम जो गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं उसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। यानी हमारे पास गेहूं की रिक्वायरमेंट है, किसी दूसरे व्यक्ति को चावल की रिक्वायरमेंट है, हमारे घर चावल अवेलेबल है, उसके घर गेहूं अवेलेबल है, हम क्या कर देंगे, वहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ हमने मनी का यूज नहीं किया, हमने क्या किया, गुड्स एक्सचेंज किया। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह रहा है कि माध्यम क्या है एक्सचेंज का। विदाउट ए प्रोसेस इन विच विदाउट द यूज ऑफ मनी, ऐसा तरीका जहां पे क्या है, पैसा का यूज ही नहीं किया जा रहा है और फिर भी कार्य जो है मेंटेन हो जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा जाएगा। गुड्स आर डायरेक्टली, वस्तुओं को क्या किया जाएगा, डायरेक्टली चेंज किया जाएगा एज पर दियर नीड, जरूरत के हिसाब से। जिस चीज की जरूरत है उसके कंपैरिजनेट में हम क्या कर लेंगे, एक्सचेंज करेंगे और उससे अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए कंडीशन इन विच मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसी परिस्थिति जहां पे मनी क्या करता है, एक माध्यम बनने का कार्य करता है। इंटरमीडिएट यानी क्या होता है, माध्यम, जहां पैसा जो है ना माध्यम बनने का कार्य करे और उसके सहयोग से हम वस्तुओं का एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। जहां पैसे की हेल्प से हम अपने जरूरत वाली वस्तु का रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहे हैं, उसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाएगा। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम पैसा लेके मार्केट जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सेलर के माध्यम से या शॉपकीपर के माध्यम से उसको पैसा पे करके वस्तु की हम रिक्वायरमेंट पूरा कर ले रहे हैं, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब देखिए बार्टर सिस्टम, एक सिस्टम है बार्टर। इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं बिना पैसे के उपयोग का, उसी को बार्टर सिस्टम कहा जाएगा। जहां हम पैसे की रिक्वायरमेंट किस चीज से पूरा कर रहे हैं, गुड्स के माध्यम से। हम अपनी गुड्स दूसरे व्यक्ति को, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं और उनसे अपनी जरूरत की चीजों को ले रहे हैं, तो इसे बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहा जाता है। देखिए इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्स, ये सबसे पुराना तरीका है व्यवसाय का। ये जो बार्टर सिस्टम है ना सबसे पुराना है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में ना, आज के 40 साल 50 साल पहले लोगों के पास पैसे बहुत कम होते थे। क्यों? क्योंकि लोग कमाते कम, शहर में कोई जाना ही नहीं चाहता था, नौकरी कोई करना ही नहीं चाहता था, सब लोग गांव रहना पसंद करते थे, खेती करते थे। तो उस वक्त क्या होती थी, वहां पे बार्टर सिस्टम ही चलता था। लोग अपने गुड्स का एक्सचेंज करके अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। किसी के घर सरसों हो गया है, किसी के घर रहर है, जिसको सरसों की जरूरत है वो सरसों ले लेगा, जिसको रहर की आवश्यकता है वो रहर ले लेगा। पहले के टाइम में जो अरहर दाल है वो मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी। आज मजदूर काम कर रहे हैं तो पैसे पे किए जा रहे हैं, पहले के टाइम में मजदूरों को मजदूरी के रूप में अनाज दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके घरों में अनाज नहीं होता था। लैंडलेस लेबरर ही मजदूरी करते हैं। काम कौन करता है खेतों में जाके,
जो लैंडलेस है, जिसके पास प्लॉट नहीं है खेती करने के लिए, उन लोगों को क्या होता था, जो बड़े जमींदार के घर पे काम करते तो अरहर दाल मिल जाता था, चना दाल मिल जाता था, चावल मिल जाता था, मक्का मिल जाता था, सत्तू मिल जाता था, उनसे उनकी जरूरतें पूरी हो पाती थी। इस तरीके के कार्य पहले लोग करते थे। अब क्या है, खेती का जो कार्य है वो लोग कम कर रहे हैं, सब लोग शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो गाँवों में भी क्या हो गया है, मजदूरी चार्ज जो है बढ़ गया है। गाँव में कोई अब मजदूर रह नहीं गया, जो मजदूर थे वो शहर की तरफ पलायन कर गए, वो सिटी को चले गए, और सिटी पे उनकी डिमांड बढ़ गई शहर में जाके। तो कोई गांव में थोड़ी जो 100 रुपया 150 रुपया पे काम करने चाहेगा, इसलिए यहाँ पर भी मजदूरी 400 रुपया है और शहर में भी 500 600 700 है। गांव में कोई मजदूरी करना पसंद नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है तो मुँह मांगा रकम मांग रहा है, तब जाकर काम कर रहा है। और पहले लोगों के पास इतना स्कार्सिटी ऑफ फूड था कि वो लोग भोजन मिल जाए और खाने की जरूरत की चीज़ें मिल जाए, बस उनके लिए वही पर्याप्त होता था। तो ये कॉमर्स का, व्यवसाय का सबसे पुराना तरीका कौन सा है, बार्टर सिस्टम है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आधुनिक रूप, पैसे का आधुनिक रूप क्या है, किस तरीके से पैसे में परिवर्तन आया। पहले किस तरीके से पैसे का यूज किया जाता था और आज के टाइम में किस तरीके का मनी यूज किया जा रहा है। पहले स्टार्ट है सर, डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के आधुनिक रूप के बारे में। हमने पहली सबसे हमारी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है मनी, वो सबसे बड़ा माध्यम का कार्य करता है। हम लोगों ने ये देखा, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम। मीडियम यानी क्या, माध्यम। पैसा क्या है हमारे समाज के लिए, हमें और हम मार्केट के बीच में एक माध्यम का कार्य करता है। दूसरी पॉइंट है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूज एज मनी। सिक्के के आगमन से पहले, जब सिक्का नहीं बना था उसके पहले जो है तमाम तरह की चीजों का यूज किया जाता था पैसे के रूप में। ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी अनेक तरह की वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा था एज ए मनी। जब पैसा या सिक्का नहीं बना था उससे पहले जो है तमाम तरह की वस्तुओं को पैसे के रूप में हमारे मार्केट में यूज किया जा रहा था। एग्जाम्पल, इन अर्ली एज, पहले के समय में इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। भारत के लोग जो है ना अनाज और पशुओं को पैसे के रूप में यूज करते थे। हिंदुस्तान के लोग जो है ना पहले, जब पैसे का प्रचलन नहीं था, पैसा डेवलप नहीं हुआ था, कॉइन्स बने नहीं थे, उस वक्त भारत के जो लोग हैं वो पैसे के रूप में अनाज और पशुओं का एक्सचेंजमेंट करते थे। मतलब पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि पहले के टाइम में भारत एक ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी थी, और यहाँ इतने ज़्यादा लोग वेल्दियर थे कि वस्तुओं की आदान प्रदान जब करते थे तो सोने भी दे देते थे, गोल्ड, चांदी भी देते थे। कोई सब्जी खरीदने जाता था उसके जगह पे सिल्वर कॉइन्स ट्रांसफर किए जाते थे। महंगी चीज़ों को खरीद बिक्री लोग करते थे तो गोल्ड कॉइन्स देते थे, वहाँ पे सोना दिया जाता था, वो भी किलो के भाव से सोना बिकता था। इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेजरी में संपत्ति था, यहाँ के लोग इतने वेल्दियर थे, और यही क्वालिटी थी कि वहाँ के लोग यहाँ आए थे लूटपाट करने के लिए और लूट के यहाँ से गए हमारे देश से। अगली पॉइंट है, देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स। बाद में क्या हुआ, धातुओं से निर्मित कॉइन्स यूज किए जाने लगे। पहले पशु और अनाज के जब यूज किया जाता था मनी के रूप में, बाद में क्या हुआ, धातु से बनने वाले सिक्के का प्रचलन हो गया, जैसे गोल्ड, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, कॉपर का सिक्का, ये सभी क्या हो गए, बाद में इसका डेवलपमेंट हो गया। ए फेज व्हिच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। पिछले कुछ सेंचुरी तक जो है, लगभग 19वीं शताब्दी तक जो है हमारे देश में इन सब चीजों का प्रचलन रहा। बाद में क्या हुआ, पैसे की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती गई, हमारे देश से रिसोर्स जो है डिप्लेप्ट हो गया, यानी यहाँ से खत्म हो गया रिसोर्स। उसके बाद जो है नोट की डिमांड बढ़ने लगी और पैसे का प्रचलन आ गया, और आज जो है पेपर मनी यूज किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। पेपर मनी के बाद क्या हुआ, इतना
इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि समयानुसार पेपर की करेंसी के बाद जो है अब कैशलेस काम होने लगा है। अब पैसे की भी क्या होगी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, पेपर मनी की भी सोसाइटी की नीड जो है खत्म हो रही है धीरे धीरे। इतना डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है कि अब कोई पैसा साथ में रख ही नहीं रहा है, सारा काम क्या हो रहा है ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। अब क्या होगी भविष्य में बैंक भी बंद हो जाएगा, बैंक की भी नीड जो है खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने घर से ही अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप सेफ पेमेंट जो है कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे बैंक की रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कंप्यूटर के आने के बाद लोगों की के लिए जॉब फैसिलिटीज कम हो गए, उसी तरीके से अब डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आया है। तो यहाँ पे अब बैंक की जो है उपलब्धि क्या बोलते हैं अचीवमेंट जो है बैंक की उपलब्धि वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, क्योंकि लोग अब बैंक में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो फंक्शन है वो सही नहीं है, कार्य जो है कर्मचारी सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग बैंक में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पैसे में परिवर्तन होते जा रहा है और कार्य करने के तरीकों में भी परिवर्तन आ रहा है। टॉपिक हमारा करेंसी, करेंसी यानी क्या मुद्रा। पहली पॉइंट है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। आधुनिक पैसे के रूप में करेंसी को शामिल किया गया है, जैसे पेपर नोट और कॉइन्स, ये आधुनिक पैसा है। आधुनिक पैसा क्या है? पेपर नोट्स है और कॉइन्स है, सिक्का। अनलाइक, सेकंड पॉइंट है अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। पहले के समय में आधुनिक जब पैसा डेवलप नहीं हुआ था उस वक्त क्या यूज किए जाते थे? प्रीशियस मेटल्स यूज किए जाते थे, प्रीशियस मेटल से बने हुए कॉइन्स यूज किए जाते थे। लेकिन आज का जो पैसा है, जो मॉडर्न करेंसी है, वो प्रीशियस मेटल से नहीं बनता है, वो पेपर के माध्यम से बनता है और नॉर्मल मेटल्स के हेल्प से बनता है। अगली पॉइंट है एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल दे आर नाइदर यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ। और जो अर्ली एज में सबसे पहले हमारे देश में जो पशु और अनाज का उपयोग करके वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, वो आज हमारे देश में संपूर्ण रूप से बंद है। आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप अनाज दीजिए और आपकी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी आपको, आप पशु को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब क्या है, मॉडर्न टाइम आ गया है, तो यहाँ पे पेपर करेंसी और कॉइन्स का यूज किया जा रहा है। अगली पॉइंट है टुडेज करेंसी इज यूज्ड दैट इज ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज क्या है, देश में पैसे वो यूज किए जा रहे हैं जो भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है पैसा जो लागू किया जा रहा है, मार्केट में जो लॉन्च किया जाता है, जो पैसा आरबीआई के सिग्नेचर के द्वारा ऑथराइज किया जाता है, वही पैसा आज हमारे देश में यूज किया जा रहा है। और आरबीआई क्या है? आरबीआई एक ट्रेजरी है, कुबेर का खजाना है, जो कि पैसे को क्या करता है, छापता है, और उसी के पैसा छापे गए पैसे को हमारे पूरे देश में सब लोग उससे अपनी जरूरतों का पूरा करते हैं। अगर आरबीआई का सिग्नेचर ना हो, यानी उसके गवर्नर का सिग्नेचर ना हो, तो पैसा क्या है, फर्जी है, नकली नोट है। पहचान क्या है? आरबीआई का सिग्नेचर वो भी डुप्लीकेट हो सकता है, उसमें गांधी की तस्वीर, जो व्हाइट स्पेस होता है उसमें गांधी की तस्वीर दिखनी चाहिए, और जो बीच का जो पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन, वहां पे चांदी के स्ट्राइप्स होने चाहिए, तब जाकर पैसा ओरिजिनल है। तो क्या है, पैसा फर्जी है। अब तो तमाम तरह के चिन्ह आ गए हैं, 50 रुपये के नोट में अलग स्तंभ आता है, कहीं अशोक चक्र है तो कहीं इंडिया गेट है, तमाम तरह की चीज़ों के डायग्राम जो है अलग अलग नोटों में आ गए हैं, ताकि जाली नोट छापना जो है आसान न रहे। ठीक है, नहीं तो फर्जी वाला काम जो है, भारत क्या है, भारत सबसे बड़ा जुगाड़ू देश है, और स्पेशली यूपी और बिहार नकल करने में बहुत मास्टर। अगर देख लेंगे सब एक बार तो पैसा छापना तुरंत शुरू हो जाएगा, और छापते भी हैं लोग, करोड़ों करोड़ रुपया जाली नोट छाप के और उसको ओरिजिनल के जगह पे छपा देते हैं सब। अब आरबीआई क्या करता है, इशू द करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई पैसा छापता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है आरबीआई की व्यवस्थाओं को गवर्न करने का कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपॉजिट। डिपॉजिट विद बैंक, यानी क्या, पैसे को जमा करना। हमें जब किसी भी व्यक्ति के पास
एक्सिस अमाउंट ऑफ मनी होता है, उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तो क्या करता है, जमा करता है, डिपॉजिट करता है। बैंक में ले जाकर पैसा जमा करने को क्या कहते हैं, डिपॉजिट कहते हैं। निकाल लाएंगे उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। ठीक है। अब क्रेडिट में ही क्या होता है, जो क्रेडिट वैल्यू होती है लोगों की, उसी के एवज पे बैंक जो है उसको पेमेंट भी करता है हर एक व्यक्ति को। या आपका क्रेडिट अच्छा है मार्केट में तो आप लाखों का सामान ले सकते हैं, और बैंक से क्रेडिट आपका अच्छा है, आपका लेन देन बैंक से अच्छा है, आपका ट्रांजैक्शन बैंक के नजर में अच्छा है, तो आप लाखों रुपया का जो है लोन ले सकते हैं बिना किसी गारंटर के, बिना किसी गारंटी के आप बैंक से लोन लाखों रुपया प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका बैंक से क्रेडिट अच्छा है। बैंक के लिए गए पैसे का आपने लेन देन समय से किया है और बैंक में अपने अमाउंट को लंबे टाइम तक डिपॉजिट करके रखा है, तो बैंक आपको क्या करेगी, आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, आपको हाउसिंग लोन देगी, आपको बिजनेस लोन देगी। आप जिस तरीके की और जितने अमाउंट में लोन चाहेंगे उतना आपको लोन मिल सकता है। और जो बड़े लोग हैं वो कभी भी वो लोग फुल पेमेंट दे के कार्य नहीं करते। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, सब लोगों का काम किस तरीके से चलता है, लोन के माध्यम से। सब लोग लोन लेके ही कार्य करते हैं। किसी किसी पे 22-22 हजार करोड़, 11-11 हजार करोड़ का क्या है, लोन है। और बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जब लोन चुका नहीं पाते तो क्या करते हैं, विदेश भाग जाते हैं। उनका सरकार से संपर्क जरूर रहता है तभी भागते हैं। भारत की फॉरेन एम्बेसी से उनका संपर्क रहता है तभी वो यहाँ से देश छोड़ के क्या करते हैं, विदेश के लिए पलायन कर जाते हैं और देश का करोड़ों रुपया लूट के ले जाके विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं, अपना बिजनेस वहां स्थापित कर लेते हैं। तो डिपॉजिट करना है, पहली टॉपिक है डिपॉजिट। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड्स मनी इज आल्सो ए डिपॉजिट विद बैंक। दूसरा तरीका जहां पे लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं, तो अन्य तरीका कौन सा है, डिपॉजिट करना। आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है, आपकी आवश्यकता से अधिक पैसा है, तो आप क्या करें, उसको ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दें। बैंक में चला जाएगा, पैसा क्या है, सेफ है। वहाँ क्या सिक्योरिटी के साथ पैसे की हिफाजत की जाएगी और उस पर बैंक जो है कुछ इंटरेस्ट भी देता है। वो समय अनुसार पैसा जो है बढ़ता भी रहता है, डे बाई डे इंक्रीज करेगा और आपकी क्रेडिट जो है बैंक से अच्छी बनती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो लोग हैं ना, उनको कुछ ही पैसे की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को पैसा पास में उतना ही होना चाहिए जिससे हमारी डेली रूटीन का जो खर्च है वो मेंटेन हो जाए। ऐसे कुछ ही लोग होंगे जो जितना कमाते हैं सब पॉकेट में लेके चलते हैं, कैश में चलते हैं। नहीं, आज का टाइम क्या है, कैशलेस। अगर आप पैसा लेके चलोगे, आपकी जान को भी खतरा है। कोई आपको रॉबरी कर जाएगा, लूट ले जाएगा, पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि इसके घर पैसा रखा हुआ है, घर में डकैती पड़ सकती है। तो सबसे सेफ मोड क्या है, अधिक पैसा है ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दें और उतना ही पैसा अपने पास रखें जितना से आपका कार्य जो है चल सके। तो लोग क्या करते हैं, आज तो 20 रुपये का भी सामान खरीदिए तो क्या है, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आज आप खतरे से खाली हैं। पहले इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हत्या होता था, अपहरण होता था और लोग जो है दिन दहाड़े चौराहे पर मारे जाते थे। क्यों? क्योंकि लोग पैसा लेके चलते थे और पड़ोसियों को या जो नज़दीकी लोग उनको पता चल जाता था कि इसके घर फंक्शन है और इतना एक कैश पेमेंट लेके चल रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे, उसके ऊपर लोग हमला करके उसको पैसा भी छीन लेते थे, जान से मार भी देते थे। आज अगर कोई फंक्शन भी है तो कहीं भी 10 लाख तक लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चेक दे रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट है तो चेक के रूप में पेमेंट। अगर किसी को 5 लाख हमें पे करना है तो क्या करेंगे, 5 लाख का चेक भर के अगले व्यक्ति को दे देंगे। हम सुरक्षित हैं, वो भी सुरक्षित है, हमारे ऊपर से रिस्क टल गया ना। और पहले क्या होता था, 1 लाख भी लेना होता था तो लोग बैंक में जाते थे, झोले में नोट भर के लाते थे। पहले बड़े अमाउंट के नोट भी नहीं बनते थे, 20-50 का जमाना था पहले के टाइम में, 100 तक का, तो लोग एक झोला पैसा लेके जाते थे। पहले के टाइम में लोग किसी भी व्यक्ति को खरीदारी करना होता था तो झोले में पैसा भर के लेके जाता था। कई लोग गत्ते में पैसा भर के लेके जाते थे। अभी भी है कई जगह पे कहते लोग कैश चाहिए हमको, तो कैश के रूप में तो थोड़ा सा आज जो है वजन कम हो गया है, क्योंकि नोट जो है पतला भी हो गया और अमाउंट बढ़ भी गया है। 500-500 का भी नोट छप रहा है। अभी
कुछ समय पहले तक आरबीआई ने 2000 तक का नोट भी मार्केट में रखा था। अब क्या हो गया, उसने आरबीआई ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसकी जो है एक्सचेंजमेंट बाजार में अच्छे से नहीं हो पा रही थी। उसका जो है एक्सचेंज करना आसान कार्य नहीं था, तो आरबीआई और जाली भी छपना शुरू हो गया था। इसलिए आरबीआई ने उसको क्या किया, 2000 के नोट को बैन कर दिया। अब देखो अगली पॉइंट है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ ए कॉमन पीपल इज डिपॉजिटेड विद द बैंक बाय ओपनिंग देयर बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अब क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास अधिक पैसा है तो वो क्या कर सकता है, बैंक में जाके अपने नाम से अपना खाता खुलवाकर पैसे को बैंक में जमा कर सकता है, और वो पैसा क्या होगा, बैंक के पास सुरक्षित भी रहेगा और समय के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और जब हम चाहें उतनी मनी जो है बैंक से निकाल के अपना जरूरत का जो भी कार्य है वो कर सकते हैं, और हम सेफ भी रहेंगे, हमारा जीवन भी सेफ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है यानी स्वीकार करता है, और उस पे इंटरेस्ट भी देता है। इंटरेस्ट यानी क्या, ब्याज। ऑन दी डिपॉजिट, जो आप पैसा जमा किए हैं उस पे क्या करेगा बैंक, आपको इंटरेस्ट भी देगा। बैंक में आपका पैसा जो है बढ़ रहा है, घर में पैसा रखेंगे तो टेंशन बढ़ रहा है, समस्या बढ़ेगा, ठीक है। सबसे बहुमूल्य चीज क्या है आज के समय में इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उसका वर्तमान समय जो है सबसे बहुमूल्य है। अगर आपका आज वर्तमान समय खराब हो जाएगा तो आप जीवन की सारी कमाई हुई संपत्ति को लगा देंगे, फिर भी आप जो है अपने वर्तमान को अच्छा नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके वर्तमान में ही आपका भविष्य टिका हुआ है। तो अपने वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रत्येक दिन नई ऊर्जा के साथ नए तरीके से कार्य करना होगा, तब जाके हमारा वर्तमान सही रहेगा, और वर्तमान सही रहेगा तभी हमारा भविष्य जो है सिक्योर होने वाला है। तो डिपॉजिट्स करेंगे तो बैंक क्या करेगी, हमें पेमेंट करेगी, इंटरेस्ट देगा बैंक। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजंस टू विथड्रॉ द मनी एज व्हेन दे रिक्वायर। जब एक बैंक के पास एक और भी अपॉर्चुनिटी रहता है लोगों के लिए, या हर एक बैंक के कस्टमर के पास ये अधिकार है कि जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक से वो क्या कर सकता है, पैसा विथड्रॉ कर सकता है। बैंक से पैसा निकालने को विथड्रॉ कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बैंक से वो पैसा निकाल सकता है कब, जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो। तो बैंक के रूटीन वाले डे में जब बैंक चलता रहता है उस वक्त जाके आप पैसा निकाल सकते हैं। बैंक चले या ना चले, अब क्या है, एटीएम है, उसके माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आ गया है। पहले क्राइसिस थी मार्केट में ज़्यादा, अब क्या है, क्राइसिस धीरे धीरे कम होता गया है, इसलिए बैंकों पे भीड़ लगना अब बंद हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है चेक पेमेंट। चेक पेमेंट it is the safe and convenient mode of use amount to another people and company। सबसे साफ और सबसे फेयर और सुरक्षित तरीका क्या है, चेक पेमेंट। अगर बड़ी रकम को ट्रांसफर करना है, किसी व्यक्ति को बड़ा अमाउंट देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, चेक पेमेंट करेंगे। हम कैश लेके ना जाएं, क्योंकि कैश में क्या है, रिस्क है। पता चल रहा है लेके जा रहे हैं, कोई बीच में ही पकड़ के लूट लिया, मारेंगे सभी। पैसा छीन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा चला जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर मेहनती इंसान है, पैसा कमा लेगा, लेकिन पैसा भी लूटेंगे सब, और चाकू भी मारेंगे सब। अब नॉर्मल चोर है तो चाकू मारेगा, एक्सपर्ट चोर है तो गोली मारेगा। अब चाकू मारने पर तो इंसान थोड़ा सा बचने का चांस भी रहता है, लेकिन जब कोई गोली मार दे तो वहाँ पे क्या होगा, इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो पैसा भी गया, शरीर भी गया, और परिवार की मदद करने वाला एक सदस्य भी चला गया। तो क्या सबसे बेहतर तरीका क्या है, सेफ मोड, चेक पेमेंट करें। चेक पेमेंट में जीवन जो है सुरक्षित है। तो जब हमें अधिक अमाउंट किसी व्यक्ति को देना हो तो हम चेक के ही माध्यम से उसको पैसा पेमेंट करें, हमारी लाइफ जो है सुरक्षित होगी। Another point है, a check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person whose name the check has been issued। चेक क्या है, एक
बैंक के द्वारा जो है एक सुरक्षित निर्देशित पेपर है। इस पेपर के माध्यम से आप जिस व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं, आप अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके नाम से क्या करेंगे, नीचे आपका सिग्नेचर प्लस उसका नाम और अमाउंट भर देंगे। फिर क्या करेगा बैंक, आपके दिए गए निर्देश को वेरीफाई करेगा, आपके सिग्नेचर को टैली करेगा और तुरंत उस व्यक्ति को क्या कर देगा, उतना रकम पे कर देगा। जितना पैसा आप सिग्नेचर करके दिए होंगे उसको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो तुरंत जो है बैंक। अब हम देखेंगे लोन एक्टिविटीज के बारे में। लोन लेने के लिए किस तरीके की एक्टिविटीज को हमें फॉलो करना होता है, क्या प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से हमें लोन ऑब्टेन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। लोन एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक। बैंक जो है किस तरीके से लोन जो है प्रोवाइड करता है, क्या क्या प्रोसीजर की डिमांड होती है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें देखेंगे यहाँ पे। पहली पॉइंट है, बैंक्स प्रोवाइड द लोन ऑन बिहाफ ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द लैंड पर्सनल प्रॉपर्टी। बैंक किस एवज में लोन देता है, कुछ खास उसको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे जमीन का कागज या कोई आपके पास आपका खरीदा हुआ व्यक्तिगत संपत्ति है, उसके एवज में जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन के माध्यम से आप अपनी जरूरत की चीजों को कर सकते हैं। तो अब लैंड तो सबके नाम से होता नहीं है, पेरेंट्स के नाम से होता है, उसका डॉक्यूमेंट जमा करके भी प्रोवाइड लोन लिया जा सकता है। या आप कोई गाड़ी खरीदे हैं उस पर भी आपको लोन मिल सकता है, या खुद का कोई बहुत बड़ा बिजनेस रखे हैं उस पर भी आपको लोन मिल सकता है, या आपने कहीं जमीन खरीदा है अपने नाम से, कहीं मकान बनवाया है उस पर भी आप सर्विस करते हैं। कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि बैंक के नज़र में लगे, जिसके माध्यम से हम पैसे को रिकवर कर सकें। बैंक डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगता है, क्यों उसको गारंटी के रूप में कोई ना कोई डाटा चाहिए कि जब जो लोन लेने वाला व्यक्ति है अगर वो मर जाए तो पैसा कौन पे करेगा, रीपे कौन करेगा पैसा। तो पैसा रीपे करने के लिए उसको एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसको वो बेच के पैसा क्या कर सकता है, फिर से अपना वापस रिकवर कर सकता है। इसलिए बैंक जो है एक बेनिफिशियर या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखता है कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए, जब आप नहीं पे कर पाएंगे तो हम उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन को बेच के हम अपने पैसे को मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। इसके अतिरिक्त जो सरकारी बैंक है, बैंक्स प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। तो जो प्राइवेट बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उसका जो है अलग अलग तरीके का लोन देने का क्राइटेरिया है। होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल इंटरेस्ट। जो सरकारी बैंक का लोन होता है उसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है, और प्राइवेट बैंक जो लोन देगा उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो भी प्राइवेट बैंक लोन प्रोवाइड करेगी सोसाइटी में, उसका इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी गाड़ियाँ फाइनेंस करने का कार्य करता है वो सब प्राइवेट बैंक है, उसका इंटरेस्ट 12%, 13% होता है, किसी किसी का 16% होता है। लेकिन जो सरकारी बैंक है, अगर उससे हम कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं उसका इंटरेस्ट 3%, 2% होगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनके ऊपर बर्डन न डाला जाए, इसलिए लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सरकारी लोन मिल जाए, उस पर इंटरेस्ट कम होगा। प्राइवेट लोन जो है आसानी से मिल जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स कम मिलेंगे, सब वो फास्ट काम करते हैं क्योंकि उनको अपना कस्टमर बढ़ाना है। तो प्राइवेट बैंक क्या करती है, फास्ट काम करती है, इसलिए लोग सरकारी के चक्कर में न पड़ के प्राइवेट बैंक से ही लोन ले लेते हैं और उसका एक्स्ट्रा अमाउंट जो है पे करते हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक का लोन जो है आसान होता है, इसलिए सब लोग प्राइवेट की तरफ ही भागते हैं। और सरकारी बैंक का लोन लेना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि जो बैंक मैनेजर होते हैं वो सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं। अगर 10 लाख का लोन करेंगे तो 2 लाख कमीशन चाहिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे, सब इतना डॉक्यूमेंट्स मांग देंगे लोग कि लोग जाएंगे ही नहीं, चप्पल घिस जाता है, लोन नहीं होता सरकारी बैंकों में। इसलिए लोग सीधे प्राइवेटाइजेशन की तरफ भागते हैं और प्राइवेट बैंक बैठी है पैसा लेके, करोड़ों अरबों रुपया लेके जो है उनके पास अमाउंट रखा हुआ है, जितना पैसा चाहिए उतना लोन ले लीजिए, भरते रहिए, कमाते रहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, बैंक्स प्रोवाइड द लोन टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड सिविलियन। बैंक लोन इसलिए देता है कि जो राष्ट्र है और जो देश के नागरिक हैं उनका विकास हो सके। अब लोग लोन लेंगे खाने के लिए तो नहीं, कुछ ना कुछ करना होगा, बिजनेस करना होगा, बच्चे को पढ़ाना होगा, कहीं प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, तभी लोग लोन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं खाने के लिए भी लेंगे, तो जो खाने के लिए लेंगे उन्हीं का जमीन क्या होता है, नीलाम होता है। सरकार रिकवरी करने के लिए क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स पेपर जमा किए होंगे जमीन का वही सरकार बेच देगी, नीलामी कर देगी और पैसा रिकवर कर लेगी। तो बैंक का हमारे लाइफ में प्रोग्रेस करने का बहुत बड़ा योगदान है। फॉर टू गेट द लोन देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट टू फुलफिल लाइक एज अ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एनी गारंटी। आज के टाइम में पैन कार्ड की आवश्यकता है, आधार कार्ड की आवश्यकता है और एक कोई मुख्य गारंटी की भी आवश्यकता है। या तो उस बैंक में आपका कोई रिलेटिव हो जिसने पहले से ऑलरेडी लोन ले रखा है, वो सहमत हो जाए आपके लिए गारंटर बनने के लिए, तब आपको लोन मिल जाएगा। और नहीं तो आप कोई बड़ी सी आप मेन और अपनी व्यक्तिगत कमाई हुई संपत्ति का डॉक्यूमेंट जमा कर दें, फिर आपको लोन मिल जाएगा। पेपर दे दे तो फिर आपको बैंक जो है इजीली लोन प्रोवाइड कर देती है। प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक के चक्कर में लोग पढ़ते हैं तो सालों साल दौड़ते रहते हैं, लोन होता ही नहीं है। इंटरेस्ट उसका कम है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो है सब फ्रॉड है, सब चाहते नहीं कि हम लोग कार्य अच्छे से करें, इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक में खाता भी खुलवाते हैं, प्राइवेट बैंक से लोन भी लेते हैं। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, तमाम तरह के प्राइवेट बैंक है जो इंस्टेंट लोन देते हैं। 24 आवर्स में कस्टमर के खाते में पैसा आ जाता है, जाने की भी जरूरत नहीं है, घर आ जाते हैं फाइनेंस करने के लिए। सारा पेपर, सारा आपका डॉक्यूमेंट्स घर पे आकर रेडी कर देंगे, फोटो क्लिक कर लेंगे, सारा कार्य कर लेंगे और आपको 24 आवर्स में पैसा भी पेमेंट कर देंगे। तो कौन जाएगा सरकारी के चक्कर में पड़ने, भले ही इंटरेस्ट अधिक है, काम आसानी से हो जा रहा है, तो लोग इसलिए सब लोग प्राइवेट बैंक के ही माध्यम से लोन लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कंडीशंस। क्रेडिट के कंडीशंस क्या क्या हैं, किन हालातों में क्रेडिट होते हैं। एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट व्हिच borrower must pay to the lender along with the interest rate। जब भी किसी व्यक्ति को लोन देने का कार्य होता है, जब भी कोई बैंक पैसा प्रोवाइड करती है तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट समझाती है कि किस तरीके से आप लेना। बैंक से लोन लेना आसान काम है, वेरी इजी टू ऑब्टेन लोन, इजी टू गेट लोन। लेकिन डिफिकल्ट क्या है, रीपे करना। कस्टमर जब पैसा पाता है तो खुश हो जाता है, लेकिन ये नहीं सुनना चाहता कि किस तरीके से इसको रीपे करना है, क्या कंडीशन होंगे, नहीं जमा कर पाएंगे तब क्या होगा। इसलिए बैंक जो है ना सबसे पहले इंटरेस्ट रेट के बारे में समझाता है और बताता है कि अगर आप इतने महीने में पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। जो बैंक से लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको समझाया जाता है कि आप दिए गए समय अनुसार उचित इंटरेस्ट के साथ बैंक का पैसा रिटर्न करते रहे समय समय से, वरना बैंक का जो अमाउंट है वो समय अनुसार बढ़ता जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के बाद क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी चलने लगेगा उस पर। तो इसलिए बैंक जो है पहले अपने प्रिंसिपल्स को समझाता है, सिद्धांतों को बताता है कि किस तरीके से आपको कार्य करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्रोमाइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी डॉक्यूमेंट्स का होना और रीपेमेंट करने का तरीका जब दोनों आपस में मिलता है, सारे डॉक्यूमेंट्स और रीपेमेंट करने की एबिलिटी जब मिलती है तो उसी को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। तभी आपको बैंक लोन देता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होने चाहिए और आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं, तब जाके आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। इसी को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज कोलेटरल। कोलेटरल क्या है? इट इज एन एसेट एट द बोरोवर owns such as a land, building, vehicles, livestock and use this thing as a guarantee to a lender until the loan is repaid। देखो कोलेटरल जो है
लोन लेने के लिए एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, यानी आपकी सब व्यक्तिगत संपत्ति, आपने क्या कमाया उसको जब आप बंधक रखते हैं, यानी सरकार के नज़र में आप उसको जब जमा करते हैं, गिरवी रखते हैं सरकार के पास, तब आपको बैंक लोन देती है। तो उसी के माध्यम से जब आप पैसा रीपे नहीं कर पाएंगे समय हिसाब से, तो सरकार जो है उसी को बेच के पैसा रिकवर करेगी। तो जो आप डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जमा करते हो उसको कोलेट्रल कहा जाता है। तो कोलेट्रल के रूप में क्या होता है, जो धन उधार लेता है, बॉरोवर कौन, जो बैंक से लोन ले, उसके पास खुद का जमीन होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, व्हीकल्स होने चाहिए, या कोई अहम संपत्ति होना चाहिए जिसको वो एज ए गारंटी के रूप में, सबूत के रूप में लेंडर को जमा करेगा। लेंडर यानी कौन, बैंक लेंडर है और कस्टमर क्या है, बोरोवर है। जो उधार ले रहा है वो क्या है, बोरोवर है, जो उधार दे रहा है वो लेंडर है। Until the loan is repaid, कब तक रखेगा कोलेट्रल, जब तक आप पैसा जमा नहीं कर देते हैं। जिस दिन आप पैसा रीपेड कर देंगे, बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको पुनः वापस कर देता है, या जमींदार भी आपके जमीन के कागज को रिटर्न कर देते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है ना जमींदारी सिस्टम, पहले के फिल्मों में दिखाया जाता है कि जमींदार ने क्या किया, सारा जमीन जो है गिरवी रख लिया है, और जमींदार से जमीन को छुड़ाने के लिए हीरो दिन रात मेहनत करता, पैसा कमाता और फिर पेपर सारा रिटर्न करता है। अगर वो लूटपाट करके जमीन का पेपर कब्जा कर लिया है, जमीन कब्जा कर लिया है, तो हीरो उसको पीट के और फिर पेपर रिटर्न लेके आता है। पेपर का ही वैल्यू है, इंसान का वैल्यू नहीं है। किस चीज की वैल्यू है, पेपर। वो पेपर पैसे के रूप में है, और वो पेपर जो आपके पास कोलेट्रल के रूप में है, आपकी संपत्ति के रूप में है। सबसे ज्यादा पैसे की कीमत है। इफ यू हैव मनी इन दैट सिचुएशंस यू हैव मेनी। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं, पैसा नहीं है आपके पास कोई नहीं है। पैसा है तो आपको प्यार करने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, और पैसा नहीं है तो आपके घर वाले भी आपको प्यार नहीं करेंगे। घर में सबसे ज्यादा इज्जत उसी का होता है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। अगर तुम्हारे अंदर 1 लाख कमी है और तुम्हारे पास पैसा है, सब लोग कमी तुम्हारी भूल जाएंगे। गांव का कितना भी बड़ा चोर हो, वो कितना भी गलत कार्य किया हो, लेकिन उसके पास पैसा है, रेस्पेक्ट देने का तरीका बदल जाता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, खूब पढ़े लिखे हो, वेल मेंटेन होके गए हो, कुर्सी नहीं मिलेगा बैठने के लिए। अब पैसा कमा लिए, महंगी गाड़ी से उतरे, तो जिसके दरवाजे पे उतरोगे सब घर भर मिलके कुर्सी लेके आएंगे बैठाने के लिए। कोई पानी पीने के लिए लेके आएगा, कोई नाश्ता लेके आएगा, कोई चेयर लेके आएगा। गांव में कोई अधिकारी बन के आता है तो देखते हो उसका कितना डिमांड बढ़ जाता है। रीजन क्या है, उसके पास पैसा प्लस पावर दोनों आ गया रहता है। जिस व्यक्ति के पास पावर है उसके पास तो पैसा एकदम झक मार के आना है, और पैसे वाले के पास पावर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो पावर कमा लिया वो तो पैसा कमा ही लेगा। यानी कि जो पढ़ लिख लिया, बड़ा आदमी बन गया, उसके पास तो पैसा आना ही आना है। लेकिन एक कैटेगरी होती है, क्राइटेरिया होती है बिजनेस क्लास। जो बिजनेस क्लास है वो देश को चलाता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं वही देश को चलाते हैं। अब उनके पास प्राइवेट प्लेन होता है, प्राइवेट बड़े बड़े उनके होटल होते हैं, वो देश की इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं। इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसके पास क्या है, सबसे ज्यादा इज्जत है, सबसे ज्यादा पावर है, और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी हैं। इंसान को कोई थोड़ी जो प्यार करता है, उसके पैसे को प्यार करता है, उसके चमक दमक वाली जिंदगी को प्यार करते हैं लोग। शाहरुख खान को लोग लाइक करते हैं, लव करते हैं, इतना लोग उसको चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान की इतना हैंडसम और खूबसूरत इंसान कोई भारत में नहीं है। उसकी जो जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत है। उसकी जिंदगी को लोग देख के उसको लव करते हैं, उसके काम को लोग लव करते हैं, उसके चेहरे को लोग लाइक नहीं करते हैं। उसके चेहरे में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो अपने आप को वो सबसे अच्छा इंसान साबित कर सके। उससे सुंदर हजारों करोड़ों लोग इस देश में मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, काबिलियत है। उसके काबिलियत ने उसको क्या किया है, सुपरस्टार बनाया है। उसके पैसे ने उस 58-59 साल की उम्र में भी उसको लोग क्या करते हैं, हैंडसम मानते हैं, क्यूट मानते हैं। 58 साल का बुढ़ा भी क्या है अपने देश में, क्यूट है। क्यों क्यूट है,
क्योंकि उसके पास पैसा है। नहीं, अगर पैसा नहीं होता ना तो बाबा के पोस्ट पे चला गया होता, ग्रैंडफादर। 60 साल की उम्र में हमारे देश में लोग क्या होते हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो 66 ईयर्स के एज में ना कम बैक कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। सनी देओल 66 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में सामान्य व्यक्ति क्या होता है, व्हील चेयर पे चला जाता है, और सनी देओल 66 ईयर्स की उम्र में जो है फिल्मों में कम बैक कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। रीजन क्या है, उनके पास मनी है। तो जिसके पास मनी है उसके ही पास हनी है, यानी मिठास उसी के पास है, चीटियां उसी के पास मंडराएंगी, सबके पास नहीं जाने वाली हैं। नेक्स्ट, इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर उधार लेने वाला व्यक्ति असफल हो जाता है पैसा पेमेंट करने में, द लेंडर हैज द राइट टू सोल्ड देयर कोलेटरल, तो जो पैसा लोन दिया है उसके पास अधिकार है, वो क्या करेगा, उधार लेने वाले व्यक्ति के संपत्ति को बेच दे और बेच के पैसा रीपे कर ले। इसीलिए कोलेटरल लिया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट जमा कराया जाता है, कोई चीज गिरवी रखवाया जाता है, बंधक रखा जाता है। देखो क्या है फिर नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्या है, वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। हमारे देश में लोन के भी दो क्राइटेरिया हैं, एक फॉर्मल सेक्टर है और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर है। एक फॉर्मल सेक्टर के माध्यम से लोन मिलता है और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर के माध्यम से लोन मिलता है। तो फॉर्मल सेक्टर के क्राइटेरिया में कौन आता है और इनफॉर्मल सेक्टर के क्राइटेरिया में कौन सा विभाग आता है, ये हमें देखना है। पहला टॉपिक है इसमें हमारा, व्हाट इज फॉर्मल सेक्टर लोन, द लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक एंड द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस and the functioning of these financial institutions is supervised by the Reserve Bank of India is known as formal sector loan। जो लोन बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, सहयोगी बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है, और वो बैंक किससे ऑथराइज्ड है, आरबीआई से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंक ऑथराइज्ड है और वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम फॉर्मल सेक्टर लोन कहेंगे। यानी जितनी भी भारत सरकार द्वारा ऑथराइज्ड चिन्हित बैंक बनाए गए हैं वो अगर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे फॉर्मल सेक्टर लोन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इनफॉर्मल सेक्टर लोन, ऑल स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स दैट आर टिपिकली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी भी छोटी छोटी शाखाएं हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, केंद्र हैं जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, या जो प्राइवेट लोग हैं जिन्हें हम गांव में साहूकार के नाम से जानते हैं, पैसे वाले लोग, वो क्या करते हैं, उनके पास कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, कोई भी सरकार के द्वारा लिमिटेशन नहीं होता है, वो पैसा जो है 5 रुपये इंटरेस्ट पे भी चला सकते हैं, 5% और 10% पे भी चला सकते हैं, क्योंकि वो सरकार से ऑथराइज्ड नहीं है। और लोगों की जरूरत इतना ज़्यादा है कि लोग सरकारी के चक्कर में न पड़ के प्राइवेट और कॉमन पीपुल से ही लोग पैसा तुरंत लेने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका कार्य जो है आसानी से मेंटेन हो सके और इंस्टेंट काम हो सके। तो ये जो है आप गांव में देखते होंगे समिति चलता है, जिसे SGS कहा जाता है, SHGS यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको समिति कहा जाता है। और समिति के माध्यम से क्या होता है, गांव में पैसा प्रोवाइड होता है। और जो भी समितियां चलाई जा रही है, जैसे आपको बैंक के नाम मिलेंगे, कुछ बैंक है बंधन बैंक, ठीक, मुथूट बैंक, L&T बैंक, महिंद्रा बैंक, ये सभी क्या है, सरकार के कमांड से बाहर है, इस पे सरकार का कमांड नहीं चलता है। जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं, जितने भी छोटे छोटे बैंक ब्रांचेस खोले गए हैं आपके देश में, वो क्या है, बड़े उद्योगपतियों का है, बिजनेसमैन का है। कौन चलाता है सारे बैंक, बिग बिजनेसमैन। कौन चलाता है, बिग बिजनेसमैन। वो अपने पैसे को खपत करते हैं
और उससे जो है सोसाइटी के लोगों से रिकवरी करते हैं। उनका जो 500 करोड़ होता है वो आने वाले समय में 5000 करोड़ में बदलना है, तो क्या करेंगे? प्राइवेट बैंक खोल कर रख लिए हैं, 10 एम्प्लॉय रख लिए हैं, उनके कर्मचारी 1000-2000 नहीं होते हैं। छोटे छोटे बैंकों के कितने कर्मचारी होंगे? 10 से 20। और वो गांव-गांव में घूमते हैं, लोगों की समिति बनाते हैं, 5 लोग 10 लोगों की समूह बनाते हैं, और उस समूह में लोगों को क्या करते हैं? पैसा देते हैं। और पैसा देने का तरीका भी क्या है? रिकवरी करते हैं 15-15 दिन पे, महीने में, कुछ तो वीकली भी जमा कराते हैं। और उससे क्या हो रहा है? पैसा भी रिकवर हो गया, अगले से इंटरेस्ट भी ले लिया, और बैंक ग्रोथ भी कर रहा है। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि सरकार के पावर से बाहर है। सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती है, उसको जितना मन करेगा उतना इंटरेस्ट लेगा, और लोगों को पैसा मिल रहा है तो पता भी नहीं चलता, उधार के नाम पे कुछ भी लोग ले लेते हैं। अब देखिए, वर्कर्स, मनी लेंडर, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हो गए, आपके कोई दोस्त हो गए, या कोई बड़ा जमींदार हो गया, आपको पैसे की जरूरत है, घर में शादी पड़ा है, कहीं किसी को विदेश भेजना है, कोई बीमार पड़ गया, उस समय बैंक में लोन कराने जाएंगे? नहीं ना। उस समय इंसान चाहता है कि हमें तुरंत पैसा मिल जाए, तो साहूकार के पास जाएगा, मनी लेंडर के पास जाएगा। और मनी लेंडर को पता है इसकी मजबूरी क्या है, मजबूरियों का गलत फायदा उठाते हुए वो क्या करेगा? पैसा जो उसको 2 रुपया इंटरेस्ट पे देना चाहिए, 5 रुपया पे देगा। और मजबूरी है गरीब आदमी की, वो पैसा ले लेता है और कर्ज में दबता रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ये सारे सरकार के पावर से बाहर के सेक्टर हैं। अब हम देखेंगे SG के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, in recent years people have tried out some newer ways of providing loan to the poor। कुछ पिछले कुछ सालों में जो है ना, बैंक ने या लोगों ने नया तरीका अपनाया है, बड़े बिजनेसमैन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है पैसा प्रोवाइड करने का, या गरीब लोगों की मदद करने का एक नया तरीका मार्केट में लॉन्च हुआ है। वो मदद नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन लाभ क्या है उससे? जरूरतमंद व्यक्तियों को उस समय पैसा समय पे मिल जा रहा है, यही एक लाभ है। वरना इससे गरीबों की शोषण और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो होता है 12% 13% तक आता है। तो इसलिए वो पैसा तो 15 दिन में पे कर देता है, लेकिन उसकी गरीबी और बढ़ती जाती है। The idea is to organize rural people। कहाँ ये व्यवस्थाएं चल रही हैं सबसे ज्यादा? ग्रामीण क्षेत्रों में। इन पर्टिकुलर वुमेन, किसको सबसे ज्यादा इसमें जोड़ा जा रहा है? महिलाओं को। महिलाओं को इसमें सदस्य बनाया जाता है। SHG में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं का सदस्यता कराया जाता है। 10 महिलाएं 15 महिलाएं एक साथ जुड़ती हैं, और उसमें एक सर आते हैं बैंक से, प्राइवेट बैंक से। वो क्या करते हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स इनका जमा करते हैं, 25-50 हज़ार का लोन करते हैं, और उसका रीपे किस तरीके से कराते हैं? 15 दिन पे, महीने दिन पे। और एक क्या कर देते हैं? अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि 15 दिन में इतना जमा करना है, या महीने दिन में इतना आपको जमा करना है, और 2 साल में इस अमाउंट को पूरा करना है। तो यह SHGS के माध्यम से लोन जो है लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं जिनका खुद का प्राइवेट बैंक है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा और डबल करना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों ने SHGS का जो है नाम दे रखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। महिलाएं साथ में जुड़े, आपस में लोगों को जुड़े और लोन लें, और लोन लेके अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अब देखिए, स्मॉल हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS। नेक्स्ट पॉइंट है, टिपिकल SHGS हैज 15 to 20 मेंबर्स। एक ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड। वो भी कैसे सदस्य होने चाहिए? जो एक दूसरे के पड़ोसी हों, एक दूसरे को जानते हों, वही लोग एक ग्रुप में सदस्य बन सकते हैं। वरना जो उस बीच में महिला है और पैसा लेके भाग गई, तो जो 14 लोग हैं वो लोग मिलकर जमा करेंगे उसके पैसे को। ठीक है? SHGS में ये भी प्रिंसिपल है, ये भी लॉ है कि अगर कोई महिला पैसा उठाई
और लेके भाग गई शहर में, चली गई गांव छोड़ के, तो जो सभी लोग मिलकर पैसा दिलवाई हैं वही उसका भी पैसा जमा करेंगी। तो यह एक तरीका है। अब देखिएगा ना, हर गांव में ऐसे जीएस चलता है, समिति चल रहा है इस समय। हर गांव में ना किसी घर पे एक साहब आते हैं, वो प्राइवेट बैंक के प्राइवेट मैनेजर हैं, उनकी सैलरी 20 से 25,000 होती है, 30,000 होती है, और जितना लोन एक्सटेंशन करवाते हैं लोन देते हैं लोगों को, उतना ही पे क्या होता है, उनको कमीशन तय होता है। जितने लोगों को लोन दे दोगे उतना ही तुमको कमीशन दिया जाएगा, पर व्यक्ति 500, पर व्यक्ति 1000 रुपया। तो वो दिन भर घूमते रहते हैं सब पैसा देने के लिए। अब यहाँ सरकारी बैंक पैसा दे नहीं रही है, प्राइवेट बैंक पैसा घर घर जाके पहुंचा रही है। घर तक पैसा ला के कोई दे रहा है, रीजन क्या है? लाभ है। बिना लाभ के घर तक कोई आएगा? नहीं आएगा। अगर मान लीजिए महिंद्रा बैंक कोई लोन प्रोवाइड कर रही है तो क्या करेगी? कहेगी कि ये मेरा एक प्रोडक्ट खरीद लो, हम पंखा बेच रहे हैं, इस पंखे को ले लोगे 50,000 का लोन भी करवा देंगे, 3,000 इसमें से कट जाएगा पंखा का। एक प्रोडक्ट भी बेचा, लोन भी दिया और पैसा भी कमा रहा है आपसे। तो ये सब तरीका है। अब देखिए, मीट एंड सेव रेगुलरली, ऐसे हो जो आपस में एक दूसरे को जानते हो, ताकि पैसा आसानी से बैंक का जो है समय समय से भरा जा सके। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा? जितने लोग ग्रुप में हैं सब लोग पैसा ला के जमा करेंगी उसके जगह पे। अब रोए चाहे गाय, पैसा तो देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, मेंबर्स कैन टेक द स्मॉल लोन। इसके जो सदस्य हैं वो छोटा लोन ले सकते हैं। पहले छोटा रकम ही मिलता है, जैसे जैसे आपकी क्रेडिट बढ़ती जाती है, आप समय से लोन पे करते जाते हो, फिर लोन की अमाउंट जो है बढ़ती जाती है। फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ, उसी ग्रुप से आप लोन ले सकते हो टू मीट देयर नीड, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। आपका जो लोन है, जो जितने लोगों ने 15 लोगों ने या 20 लोगों ने उस दिन पैसा जमा किया, उसी पैसे को क्या करेगा, जो मैनेजर आया वो जमा करके इकट्ठा करेगा और आपको जो है अगले व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसको पेड कर देगा। ये सब तरीके हैं लोन के। एसएचजीएससीसी के माध्यम से चलता है। अब आपका चैप्टर जो है यहाँ फिनिश होता है, समिंग अप, यानी लास्ट टॉपिक जो है आपका, कि इसके कंक्लूजन क्या निकलते हैं, क्या क्या नेसेसिटी ऑफ द लोन है, किस तरीके से फंडिंग होती है। पहली पॉइंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इस चैप्टर में हमने देखा पैसे के आधुनिक रूप के बारे में, हमने पैसे के आधुनिक रूप के बारे में पढ़ा, पैसे की डेलिकेसी क्या है, महत्व क्या है, हमने उसके बारे में पढ़ा। पैसा किस तरीके से उपयोगी है हमने ये जाना, किस तरीके से बैंक। पहला पॉइंट है, in this chapter we have looked at the modern form of money and how they are linked with the banking system। हमने पैसे के आधुनिक रूप के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से वो बैंक के डाटा के अनुसार कैसे हमारा पैसा जो है हमारे लिए उपयोगी होता है, हम क्या कर सकते हैं अपने पैसे के साथ। अधिक पैसा है तो क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है तब क्या करें, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। अनदर पॉइंट है, ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर्स हु कीप देयर मनी इन द बैंक। एक साइड हमने ये भी देखा कि जो डिपॉजिटर है, जिसके पास पैसा है, वो अपने पैसे को बैंक में ले जाके रख सकता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर लोन और क्रेडिट, आर्थिक विकास के लिए हमें जरूरत है लोन और क्रेडिट की, तो हम वो भी बैंक के माध्यम से लेके अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।